पीपलापुर नाम का एक गांव था और यहाँ मीरा नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। वो साधारण घर में जन्मी थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। एक दिन मशहूर शेफ बनना। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक पूजा थी। वो अपनी माँ से नए नए व्यंजन बनाना सीखती और जब भी कुछ नया पकाती तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होती। ऐसे ही एक दिन उसका सपना पूरा होने की मकाम पे था, क्योंकि गांव के सरपंच ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। सुनो 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 गांव वालों, हमारे यहाँ एक अनोखी प्रतियोगिता होने वाली है। अरे सरपंच जी, अब कौन सी नई प्रतियोगिता होने वाली है? बेस्ट शेफ की प्रतियोगिता। बेस्ट शेफ प्रतियोगिता? मतलब खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी? जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। सरपंच जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे मीरा बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना। जी सरपंच जी, मगर इस प्रतियोगिता में इनाम क्या होगा? इनाम? इसमें जो भी जीतेगा उसे शहर के सबसे बड़े होटल में शेफ बनने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ मीरा बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं सरपंच जी, बस ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। मेरा सपना है ये कि मैं एक बहुत बड़ी शेफ बनूं। अरे मीरा बहन, तुम तो इस गांव की कमाल की शेफ हो। प्रतियोगिता जीतने पर तुम शहर में भी जानी जाओगी। हाँ मीरा, कल्लू भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम्हें तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। मीरा तो इस गांव की शान है, हमारे गांव की होनहार लड़की। क्यों मीरा, तुम हिस्सा लोगी ना? जी सरपंच जी, आप सभी का साथ और आशीर्वाद हो तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी और जीतने की कोशिश करूंगी। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में उस प्रतियोगिता के परीक्षक हमारे गांव में आने वाले हैं। हमारे गांव क्यों सरपंच जी? वो यहाँ की हर चीज का निरीक्षण करेंगे और कुछ सवाल भी पूछेंगे। तुम बिल्कुल भी डरना मत, सिर्फ उनके सवालों का सही सही जवाब देना। लेकिन ये परीक्षक आएंगे कहाँ से? शहर से कल्लू बेटा, वो शहर के जाने माने शेफ होंगे। मतलब शहर के इतने जाने माने शेफ यहाँ आएंगे हमारे पीपलपुर गांव में? मीरा की चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि जब सरपंच ने कहा कि वो शहर से इस गांव आएंगे तो मीरा को अपना घर याद आया। अपने घर को याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, वो जाने माने शेफ जब हमारे गांव आएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मीरा, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता से डर लग रहा है? नहीं रीना दीदी, हमारे गांव में तो सब चूल्हे और घास से खाना पकाते हैं और शहर में तो सिलेंडर जैसी सुविधा होती है ना। क्या उन्हें घास और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना पसंद आएगा? क्या धुएं और मिट्टी में पका हुआ हमारा पारंपरिक खाना वो स्वीकार करेंगे? इस बात से जरा चिंतित हूँ। बात तो सही है, पर तुम्हारे हाथों में जादू है मीरा, और तुम्हें अब अपना सपना सच कर दिखाना है। हाँ रीना दीदी, अब तो मैं परीक्षकों को प्रभावित करके जीत कर रहूंगी, मैंने तय किया है मन में। कुछ दिनों बाद पीपलपुर गांव में 3 नामी गिरामी शेफ परीक्षकों का आगमन हुआ। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। सभी गांव वाले परीक्षकों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। परीक्षक मीरा के घर पहुँचे। क्या तुम ही मीरा हो? जी सर, मैं ही मीरा हूँ। क्या तुम्हारे गांव में सिलेंडर जैसी सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे और घास की मदद से ही खाना पकाते हैं। तो क्या तुम सच में सिर्फ इस चूल्हे की मदद से खाना पकाओगी? मैं इसी चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। मीरा, तुम इस प्रतियोगिता के नियम जानती हो ना? हम सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि ये भी परखेंगे कि तुम्हारी शैली कैसी है और तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए मैंने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। कुछ समय में प्रतियोगिता शुरू हो गई। मीरा ने खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने हाथों से सूखी घास ली और जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव की तेज हवा
बार बार आग बुझा रही थी। क्या ये लड़की सच में खाना बनाएगी? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या होगा, देखते हैं। बगैर गैस और आधुनिक सुविधा के कोई शेफ कैसे बन सकता है? अभी तो ये देखना है कि ये चूल्हा कब जलने वाला है और कब ये खाना पकाएगी। मीरा को ये बातें सुनाई दे रही थी। इस बार उसने घास को सही तरीके से जमाया और आग जलाई। थोड़ी देर में चूल्हे से तेज लौ उठी। यहाँ मीरा जीत चुकी थी। वो मुस्कुराने लगी और खाना पकाना शुरू कर दिया। अरे वो देखो, मीरा क्या बना रही है? मखमली बाजरे की रोटी बना रही है। देखो तो, वो रोटियां धीरे धीरे फूलते हुए कितनी अच्छी दिख रही हैं, है ना कल्लू भैया? अरे बिल्कुल, पर अब वो क्या बना रही है? अब वो मिट्टी की हांडी में घी में तड़के वाली दाल पका रही है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मीरा के बनाए हुए व्यंजन की सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर मीरा ने बगीचे से टमाटर, धनिया और हरी मिर्च लाई और कुछ बनाने लगी। रीना जी, लगता है मीरा बेटी खास चटपटी सब्जी बना रही है शायद। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल सही पहचाना। और वो देखिए, गुड़ और नारियल का हलवा भी बन चुका है। मीरा के बनाए हुए व्यंजनों से खूब अच्छी सुगंध आ रही थी, जिससे परीक्षकों का मन ललचने लगा और उस खुशबू से परीक्षकों की आंखें चमक उठी। वाह वाह, इस लड़की में कुछ तो बात जरूर है। जी हाँ, देखिए क्या खुशबू आ रही है इन व्यंजनों से। अरे वो देखो क्या हुआ, तेज हवा के कारण चूल्हा पूरा जलने लगा है। अब क्या होगा? अरे नहीं, अगर उसने जल्दी से आग नहीं बुझाई तो पूरा खाना जल जाएगा। बेचारी लड़की की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। पूरा गांव अब घबराने लगा, क्योंकि आग बढ़ गई तो पूरी मेहनत जल जाएगी। लेकिन मीरा बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने झट से पानी से आग को नियंत्रित किया। उसकी सूझबूझ और समझदारी ने एक समस्या टाल दी। ये देख के परीक्षक और भी प्रभावित हुए। मेहनत और शैली तो लाजवाब थी मीरा की। हाँ, अब खाने का स्वाद बताएगा कि मीरा काबिले तारीफ है या नहीं, और वो बेस्ट शेफ कहलाने के लायक है या नहीं। तो देर किस बात की, चलिए अभी चखते हैं। परीक्षक मीरा के पास पहुँचे और उनके सामने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, घी वाली दाल, चटपटी सब्जी और मीठा हलवा था। लाजवाब मीरा। वाह, बहुत खूब। मीरा, ये तो जादू है। क्या खूब हलवा बनाया है तुमने। परीक्षकों को खाना पसंद आया था, पर मीरा अभी भी चिंता में थी। उसका दिल धड़क रहा था। क्या वो जीत पाएगी? कुछ देर शांति के बाद मुख्य परीक्षक बोले, मीरा, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लगन और हुनर से हमें प्रभावित किया है। तुम ये प्रतियोगिता जीत चुकी हो। आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। इसी चूल्हे और घास ने मेरी आज मदद की, एक अच्छी शेफ बनने के लिए। वाह मीरा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अभिनंदन मीरा, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब तो हमें कुछ दावत देनी पड़ेगी मीरा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए गैस सिलेंडर या महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती। असली सफलता मेहनत, धैर्य और जुनून से मिलती है। गांव वालों ने उसे सिर पर उठा लिया। परीक्षक भी खुशी खुशी लौटे, लेकिन उनके साथ मीरा का नाम भी पूरे शहर में गूंज उठा। अब मीरा का सफर शुरू हो चुका था, गांव की मिट्टी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई तक। शिक्षा, संसाधनों की कमी आपके सपनों की उड़ान नहीं रोक सकती। यदि आपके पास लगन और मेहनत है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। दिनेश एक गरीब किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी एक 17 साल की बेटी सिमरन है। तीनों लोग खेती का काम करके ही अपना पेट पालते हैं और उसी में खुश हैं। मैं बीज लेकर आ रहा हूँ, तुम दोनों तब तक बैलों को लेकर खेतों में जाओ। सीमा और सिमरन खेत पहुंचकर इंतजार करते हैं और दिनेश बीज लेकर आ जाता है। दिनेश इन्हीं बीजों को अपने खेत में बोने लगता है। सीमा और सिमरन भी बुआई के काम में उसकी मदद करते हैं। तभी एक आदमी उसके खेतों के पास से गुजरता है
और दिनेश को डांटता है। तुम इस नाबालिग बच्ची से क्यों काम करवा रहे हो? इसकी तो अभी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। ये मेरी बेटी है और अपने ही खेत में काम कर रही है। तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो, तुम इससे बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। ये कानूनन अपराध है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। कल से अपनी बेटी को स्कूल भेजना। अगर मुझे ये फिर से खेत में काम करते हुए दिखी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। वैसे भी मैं सरकारी विभाग में काम करता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर दिनेश घबरा जाता है और सिमरन को स्कूल भेजने का फैसला लेता है। वो खेत को अधूरा जोता हुआ छोड़कर स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है। मुझे अपनी बेटी का दाखिला इस स्कूल में करवाना है। ठीक है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप 20,000 रुपए एडमिशन फीस भर दीजिए, मैं आपकी बेटी का एडमिशन कर दूंगी। 20,000 रुपए की बात सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह जाता है। आप 1 हफ्ते में फीस जमा कर दीजिए, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे। दिनेश ये सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है कि वो 1 हफ्ते में 20,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगा। वो खेत में पहुँचता है। कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं स्कूल में सिमरन के एडमिशन के लिए पता करने गया था। वो लोग 20,000 रुपए एडमिशन फीस बता रहे थे। पर हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जो भी करना पड़े, बेटी का स्कूल में दाखिला तो करवाना ही पड़ेगा। और ये मैं जेल जाने के डर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सिमरन के भविष्य के लिए भी यही ठीक रहेगा। कब तक वो हमारे साथ खेतों में काम करेगी? दिनेश अब पैसे जुटाने की हर कोशिश करता है। वो लोगों से उधार मांगता है, पर गरीब होने की वजह से कोई भी उसे उधार नहीं देता। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे जोड़कर देखता है। ये तो सिर्फ 3,000 ही हैं। 2 दिन निकल गए हैं। अगर जल्दी ही पैसे नहीं जुटा पाया तो मेरी सिमरन इस साल स्कूल नहीं जा पाएगी। जब दिनेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने घर का अनाज बेचता है। क्या कर रहे हैं जी आप? अनाज बेच देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हमारे भूखे रहने से हमारी बेटी स्कूल जा सकती है तो मैं भूखा रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। दिनेश अपने घर का सारा अनाज बेच देता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और ये खुशखबरी घर आकर सभी को सुनाता है। दाखिला हो गया है। अब कल से मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेगी। अगले दिन से सिमरन स्कूल जाती है, पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, वो देखो, उस लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। छी, ये तो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लग रही है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये खेतों में काम करने वाली कोई मजदूर हो। सिमरन ने वही फटे हुए और मिट्टी से सने कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें पहनकर वो खेतों में काम करने के लिए जाया करती है। तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। जाकर कहीं और बैठ जाओ। सिमरन को स्टूडेंट की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जाकर पीछे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। स्कूल की छुट्टी होती है और एक मोटी लड़की सिमरन के पास आती है। तुम्हारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है ना, इसलिए सभी तुमसे दूर भाग रही है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी पुरानी ड्रेस है। मैं वो ड्रेस कल तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। सिमरन को लगता है कि वो लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। किसी की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। जब मैं शुरू में आई थी तो मोटी होने की वजह से सभी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तब मैं भी बहुत रोई थी। पता है ये लोग मुझे क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या कहते थे? मोटी भैंस। देखा, तुम्हारा मूड ठीक कर दिया ना। अब घर जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आऊंगी। और दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सिमरन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे खुशी हो रही थी कि उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई है। सिमरन खुशी खुशी घर जाती है और अपनी दोस्त के बारे में अपनी माँ को बताती है। सीमा और दिनेश बहुत खुश हैं कि सिमरन दूसरे बच्चों से जल्दी ही घुलने मिलने लगी है और उसकी एक दोस्त भी बन गई है। अगले दिन जब सिमरन स्कूल जाती है तो वो मोटी लड़की पहले से वहाँ उसके लिए ड्रेस लेकर पहुँची हुई थी। ये लो,
वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आ जाओ। सिमरन ड्रेस चेंज करके आती है, पर ये ड्रेस उस पर बहुत ढीली हो रही है। इसके साथ ही उस ड्रेस को जगह जगह से चूहों ने काटा हुआ है, जिससे पूरी ड्रेस पर छेद हो रखे हैं। सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, उस लड़की ने कितने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों पर छेद भी हो रखे हैं। हाँ, ये छेद देखकर तो लग रहा है कि ये कपड़े चूहों ने अपनी दावत में पहने थे। वो मोटी लड़की भी उन्हीं के बीच खड़ी है। ये देखकर सिमरन को लगता है कि उसने जानबूझकर सिमरन को ये फटी हुई ड्रेस दी है ताकि स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा सकें। सिमरन रोते हुए स्कूल से चली जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? पर ये बात मैं घर पर नहीं बताऊंगी, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होगी। अब सिमरन मजाक बनने के डर से स्कूल जाना छोड़ देती है। वो सुबह घर से तो निकलती है पर स्कूल नहीं जाती है और 1 महीने तक ऐसा ही चलता है, जिससे प्रिंसिपल सिमरन का स्कूल से नाम काट देती है। जब ये बात दिनेश को पता चलती है तो वो सिमरन को बहुत डांटता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दाखिले के लिए हमने घर का अनाज तक बेच दिया और तुम स्कूल जाने की बजाय रास्ते में समय बर्बाद करती हो। तुम तो कह रही थी स्कूल में तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई है, फिर क्या हो गया? ये सब क्यों किया? सिमरन सारी बात बता देती है कि कैसे फटी ड्रेस होने की वजह से बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और मजाक बनने के डर से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों लोग रोने लगते हैं। रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हमें फिर से दाखिले के लिए पैसे जुटाने होंगे और स्कूल के लिए ड्रेस भी। आप पैसों के बारे में सोचिए, मैं ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। दिनेश के पास अब ना तो बेचने के लिए अनाज बचा था, इसीलिए वो अपने आधी खेत को गिरवी रखता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का फिर से दाखिला करवाता है। सीमा भी दिन रात मेहनत करके घास को बुनकर सिमरन के लिए स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करती है। सिमरन घास की स्कूल ड्रेस पहनकर और घास के बने बैग को लेकर स्कूल जाती है, पर फिर भी स्टूडेंट सिमरन का मजाक उड़ाते हैं। पर इस बार सिमरन किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और मन लगाकर पढ़ाई करती है। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए खेत तक गिरवी रख दिए हैं। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पापा को खुश कर दूंगी। एग्जाम का रिजल्ट आता है और सिमरन अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। जो भी स्टूडेंट्स फटे कपड़ों की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सिमरन, हमें लगता था कि सिर्फ नए कपड़े पहनकर ही पढ़ाई की जा सकती है, पर तुमने तो फटे हुए कपड़ों में ही क्लास में टॉप कर दिया। अच्छा, मैथ्स में हमारे कुछ डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करने में हेल्प करोगी ना? हाँ, जरूर करूँगी। क्लास में टॉप करने पर सिमरन को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें उसकी फीस की माफी के साथ साथ स्कूल ड्रेस और कुछ नई बुक्स भी मिलती हैं। ये देखकर दिनेश और सीमा बहुत खुश होते हैं। हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, खेत गिरवी रखने का अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब तो कल से तुम नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाओगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बनाई हुई ये घास की ड्रेस ही पसंद है। इसी ड्रेस को पहनकर मैंने क्लास में टॉप किया था और इसी ड्रेस को पहनकर मैं आगे की पढ़ाई भी करूँगी। सिमरन घास के ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करती है और आगे भी हर एक क्लास में टॉप करती है। सिमरन को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलती है और वो अपनी जॉब की पहली कमाई अपने पापा दिनेश को देती है। ये लीजिए पापा, आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं आज जो भी हूँ आपके और माँ के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। सभी खुश हो गए और अपनी जिंदगी जीने लगे।